मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में वी आर क्लियरिंग डाउट्स ऑफ मास्टर क्लास स्टूडेंट्स। ये वो डाउट्स हैं जो आप कोरा प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं, और इसमें एक बड़ा कॉमन डाउट जो बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा है वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो हमेशा की तरह कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हैं: शक्ति अग्निवेश, अनन्या शर्मा, सोनल सिंह, अताउल्ला खान, सुनन्या कुमारी, सुहानी गुप्ता, श्रेया सरकार, तुषार गुप्ता, अर्पिता गुप्ता, और बहुत से बच्चों ने ये पूछा है। सो देखिए, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की फिर कोशिश कर रहा हूँ। तो इस टाइम पर मैं आपके सामने जो भी कंसेप्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ वो उनको नीट के रेलेवेंस को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ, और जितना सिंप्लीफाई करके एनसीईआरटी को समझाया जा सके वो मेरी कोशिश है। सो इस टाइम आप बिल्कुल एग्जाम से पहले हैं, तो अपने आप को बिल्कुल जिसे कहते हैं बिजनेस लाइक माइंडसेट रखिए, और लेट अस ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और क्या क्या क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। सो पहली चीज ये समझिए कि बॉडी में जो भी एक्साइटेबल सेल है उसकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है रेस्टिंग स्टेट में। तो मान लीजिए कि कोई एक सेल है वो एक्साइटेबल है, आप उसको एक्साइट कर सकते हैं, लेकिन अभी वो इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा। चेंज इन एनवायरनमेंट को स्टिमुलस कहते हैं। इस स्टिमुलस से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उस एक्शन पोटेंशियल को जब प्रोपेगेट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रेवल करता है, तब आप इस ट्रेवलिंग स्टिमुलस को एक तरह से इंपल्स कह सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सेल है, रेस्टिंग है, अभी कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, उसकी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में पोलराइज्ड होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस मेम्ब्रेन के जस्ट ऑन द आउटसाइड, सो ध्यान रखिएगा, जस्ट ऑन द आउटसाइड एक एक्सेस ऑफ कैटायन एक्यूमुलेट होंगे, और जस्ट ऑन द इनसाइड एक्सेस ऑफ एनायंस एक्यूमुलेट होंगे। सो आप मेरे ख्याल से मेरे इन शब्दों पे जरूर गौर कर रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं, जस्ट ऑन द आउटसाइड एंड जस्ट ऑन द इनसाइड। मैं पूरे आईसीएफ और ईसीएफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिस फिनोमिना की बात कर रहा हूं वो मेम्ब्रेन के एडजेसेंट है। बाहर की तरफ, सेल के बाहर जो फ्लूइड होगी उसे ईसीएफ कहते हैं। इसमें प्रिंसिपल कैटायन सोडियम है, इसका मतलब यह है कि सोडियम यहां पर ज्यादा है, और ये आईसीएफ है, और यहां पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, यहां पर जो प्रिंसिपल कैटायन है वो पोटाशियम है। ये दो मेन आयंस की हमने बात करनी है। ऑब्वियसली क्लोराइड आयन भी बाहर ज्यादा होता है। सो ये जो मेम्ब्रेन है ये अभी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रही, इसे आप कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग है। अब इस मेम्ब्रेन में अगर आप इसके जस्ट ऑन द इनसाइड पोटेंशियल नापे, तो बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ एनायंस आपको एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पॉइंट नंबर 2। सो हमें यह समझ में आ गया कि एक्साइटेबल सेल की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, जस्ट ऑन द आउटसाइड एक्सेस ऑफ कैटायन, जस्ट ऑन द इनसाइड एक्सेस ऑफ एनायंस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये समझ में आ गया कि इसका एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। टिपिकली ये वैल्यू -70 मिली वोल्ट से -100 मिली वोल्ट के बीच में हो सकती है। मैं टिपिकल सी बात कर रहा हूं, और ज़्यादातर केसेस में मैं जो डिस्कस करूंगा वो विद रिस्पेक्ट टू -70 मिली वोल्ट करूंगा। सो ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। इस मेम्ब्रेन को आपने कहा कि ये मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग है ये एक्चुअली पोलराइज्ड है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहली बार एस्टैब्लिश कैसे हुआ? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? सो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि पहली बार किस तरह से ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये हम देखना चाह रहे हैं। सो देखते हैं इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर पहले से ही बना लिया टू सेव टाइम। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। सो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, और आप यहाँ जानते हैं ये ईसीएफ है। ईसीएफ में सोडियम ज़्यादा है, सो सोडियम, लेट मी राइट, सोडियम ज़्यादा है, यहाँ सोडियम कम है, और हमने ये कहा कि यहाँ पोटाशियम ज़्यादा है और यहाँ पोटाशियम कम है। सो कायदे में फ्लक्स होना चाहिए आयन का। डिफ्यूजन ऑफ आयंस विल बी कॉल्ड एज फ्लक्स। सोडियम अंदर आना चाहिए, दैट वुड बी कॉल्ड एज इनफ्लक्स, और पोटाशियम बाहर जाना चाहिए जिसे हम ई फ्लक्स कहेंगे। तो ये दोनों शब्द आपको समझ में आ गए। आयन का अंदर आना सेल के अंदर ईसीएफ से आईसीएफ में, इसे आप इनफ्लक्स कहेंगे, और किसी आयन का सेल के अंदर से बाहर जाना, इसे आप ई फ्लक्स कहेंगे। लेकिन चक्कर क्या है कि ये इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इनके लिए बैरियर है, ये इसके थ्रू डिफ्यूज नहीं कर सकता, चार्ज्ड आयन है।
इसीलिए अगर आप इनका फ्लक्स अलाउ करना चाहते हैं, सो कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। से फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक चैनल का काम कर रहा है और इसके दोनों तरफ लेटस से कुछ गेट्स लगे हुए हैं। कई तरह के आयन चैनल्स होते हैं। मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि अभी वो टाइम नहीं है कि किस तरह की आयन चैनल्स हैं। जस्ट एक रफ आइडिया लीजिए कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके दोनों तरफ गेट लगे हुए हैं और ये मान लीजिए सोडियम चैनल है और इसी तरह से एक स्पेसिफिक चैनल पोटाशियम के लिए होगी। अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, पोटाशियम चैनल है और हम ये कह रहे हैं कि अगर सोडियम चैनल के गेट्स खुल जाएंगे तो देयर वुड बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम और अगर पोटाशियम चैनल के गेट्स खुल जाएंगे सो देयर वुड बी ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम। वजह बड़ी सिंपल है कि सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटाशियम अंदर ज्यादा है, तो पोटाशियम बाहर जाएगा अगर गेट खुलेंगे पोटाशियम चैनल्स के, और अगर सोडियम चैनल्स के गेट खुलेंगे तो सोडियम अंदर आएगा। सो एक तरफ तो मैंने ये सिंपल बात आपको समझा दी। दूसरा ये है कि मान लीजिए आपने सोडियम को यहां से यहां लेके जाना है, सो दिस विल बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट विल रिक्वायर एटीपी एनर्जी, दैट विल रिक्वायर अ कैरियर एज वेल। सो ये जो कैरियर है ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम ये है कि ये सोडियम और पोटाशियम दोनों को अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करता है जब भी ये काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये काम करेगा तो सोडियम को बाहर फेंकेगा, देखिए इसको मैं आपकी बार ई फ्लक्स नहीं कहूंगा, और ये पोटाशियम को अंदर लेके आएगा, इसको मैं इनफ्लक्स नहीं कहूंगा। ऑब्वियसली इसके पास एक एटीपीएस एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए क्योंकि इस काम को करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी केमिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आ सकता है, वो ये है कि ये इस कॉन्फर्मेशन में जब इस टाइम इसकी कॉन्फर्मेशन है तो ये अंदर की तरफ 3 सोडियम को बाइंड करता है। सो इस कॉन्फर्मेशन में इसकी एफिनिटी सोडियम आयंस के लिए है और ये कितने सोडियम को बाइंड करता है, 3 सोडियम को। यहां पर मान लीजिए एटीपी बाइंड किया और एटीपी को तोड़ा, एटीपी को जैसे ही तोड़ा तो आप जानते हैं एडीपी अलग हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर जुड़ा रह जाएगा, उसकी वजह से इसको एनर्जी मिलेगी और कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा इसके अंदर। और ये कॉन्फर्मेशनल चेंज कुछ ऐसे मान लीजिए कि इस तरह की ओरिएंटेशन में आ जाएगा। यहां आप जानते हैं कि फॉस्फेट जुड़ा हुआ था और हमने ये कहा कि ये जो 3 सोडियम आयंस हैं, ये 3 सोडियम आयंस इस कॉन्फर्मेशन में कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। सो देखिए जब इसने काम किया तो कितने सोडियम आयंस को बाहर भेजा, 3। अब इस कॉन्फर्मेशन में इसकी एफिनिटी पोटाशियम के लिए है, लेकिन ये अब की बार केवल 2 पोटाशियम आयंस को बाइंड करेगा। सो देखिए सोडियम कितने थे, 3, और पोटाशियम कितने हैं, 2 पोटाशियम आयंस को इसने बाइंड किया इस कॉन्फर्मेशन में। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटा, इसकी कॉन्फर्मेशन वापस नॉर्मल हो गई, ये दोबारा इस तरह से हो गया और इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया 2 पोटाशियम आयंस को ऑन दी इनसाइड। सो जब ये साइमल्टेनियसली जब ये काम कर रहा है तो साइमल्टेनियसली इसने क्या किया, 3 सोडियम को बाहर फेंका और साइमल्टेनियसली 2 पोटाशियम को अंदर लेके आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम पोटाशियम पंप, ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। एटीपीएस इसलिए क्योंकि एटीपी को ये तोड़ सकता है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। 3 सोडियम बाहर फेंके, साइमल्टेनियसली 2 पोटाशियम अंदर लेके आए। मेरा क्वेश्चन ये था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता कैसे है, तो उसकी शुरुआत जो है वो सोडियम पोटाशियम पंप ने आपके सामने कर दी है, क्योंकि मुझे मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर एक्सेस ऑफ कैटायंस चाहिए। और देखिए इसने एक एक्स्ट्रा कैटायन, सोडियम पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्योंकि 3 सोडियम बाहर लेके गया है, 2 पोटाशियम अंदर लेके आया, तो एक एक्स्ट्रा कैटायन कहां भेजा है, बाहर भेजा है। सो मुझे उम्मीद है यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की शुरुआत ये जो इलेक्ट्रोजेनिक नेचर है सोडियम पोटाशियम पंप का, इसकी वजह से होती है। और ये एक एक्स्ट्रा कैटायन हर बार जब काम करता है तो बाहर की तरफ फेंकता है। याद रखिए कि मुझे बाहर एक्सेस ऑफ क्या चाहिए, कैटायंस ही चाहिए। अब देखिए इसके बाद में अब हमने ये कहा कि जब इसने इस तरह का काम कर दिया, लेट अस मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन समथिंग लाइक दिस, तो इसने सोडियम को बाहर फेंका, 3 सोडियम को बाहर फेंका और 2 पोटाशियम को कहां लेके आया, अंदर लेके आया। और अब आप ये जानिए कि पोटाशियम पहले ही अंदर ज्यादा था
और पोटाशियम अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर आ गया, सोडियम पहले ही बाहर जाता था, सोडियम और कहां चला गया, बाहर, तो आपने ग्रेडियंट बढ़ा दिया। जब आपने ग्रेडियंट बढ़ा दिया तो ये वापस फ्लक्स होने की कोशिश करेंगे, आयंस वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आएंगे किससे, अपनी चैनल से। अब की बार मान लीजिए पहले ही सोडियम बाहर जाता था, आपने और सोडियम को बाहर फेंक दिया, तो आपको नहीं लगता कि आपने सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज कर दिया, साइमल्टेनियसली पोटाशियम का भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज कर दिया, तो अब ये वापस जाने की कोशिश करेगा, ये भी वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन जिस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो ये है कि अंडर रेस्टिंग कंडीशन का मतलब जब मेम्ब्रेन कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रही है उस टाइम पर इट इज रिलेटिवली मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। सो इस चीज को मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर चैनल, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में जितने भी सोडियम चैनल्स हैं दे आर क्लोज्ड, सो इट मींस इट इज नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। सो सोडियम चैनल सारे के सारे क्या है, क्लोज्ड है, लेकिन अ फ्यू पोटाशियम चैनल्स आर ओपन, अ फ्यू पोटाशियम चैनल्स आर ओपन। ये किस तरह के चैनल्स हैं ये आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये याद रखिए कि एनसीईआरटी की लाइन का मतलब समझिए। एनसीईआरटी ये कहती है कि इट इज रिलेटिवली more permeable, it is relatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium। कुछ इस तरह की बात आपकी एनसीईआरटी करती है, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। तो यहां पर मैंने ये कहा कि सारे सोडियम चैनल बंद हैं तो बिल्कुल इम्परमिएबल हो गया उसकी वजह से, और थोड़े से पोटाशियम चैनल खुले हैं। सो इसका मतलब ये जो पोटाशियम अंदर आया था ये थोड़ा बहुत बाहर जा सकता है। दिस वुड बी कॉल्ड एज द ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम। सो शुरुआत किसने करी, सोडियम पोटाशियम पंप ने। उसने एक एक्स्ट्रा कैटायन कहां फेंका, बाहर फेंका, और क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में सारे सोडियम चैनल बंद थे लेकिन थोड़े से पोटाशियम चैनल क्या थे, खुले थे, तो ये जो पोटाशियम का ग्रेडियंट आपने क्रिएट किया सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से, ये पोटाशियम तो बाहर जा सकता है लेकिन सोडियम अंदर नहीं आ सकता। सो पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैटायन भी कहां चला गया, बाहर चला गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या इकट्ठे हो गए, कैटायंस इकट्ठे हो गए, एक्सेस ऑफ कैटायंस इकट्ठे हो गए। सो देखिए अब इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर क्वेश्चन ये आता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, तो मेरे को पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इसकी वजह एक तो ये है कि इलेक्ट्रोजेनिक नेचर है सोडियम पोटाशियम पंप का, ये इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है साइमल्टेनियसली, 2 पोटाशियम को अंदर लेके आता है और एक एक्स्ट्रा कैटायन बाहर फेंक रहा है, और उसके बाद मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इन रेस्टिंग कंडीशन की वजह से पोटाशियम का ई फ्लक्स होगा, और इसी वजह से मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर एक्सेस ऑफ कैटायंस इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस सेल के अंदर कैटायन एनायन होने चाहिए, आपने कैटायन को कहां भेज दिया, बाहर भेज दिया, तो अंदर कौन बच गए, एनायंस बच गए, क्योंकि मुझे अब दूसरा क्वेश्चन बताना है कि अंदर ये जो आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नापा है -70 से -100 लिखा है, तो ये नेगेटिव कैसे। सो अब हमने ये कहा कि आपके पास कैटायन था, एनायन था, कैटायन आपने कहां ट्रांसपोर्ट कर दिए, बाहर, तो अंदर कौन बच गए, एनायन। और मान लीजिए कि ये एनायन नॉन डिफ्यूजेबल है, और जैसे कि प्रोटीन्स, सो ये अंदर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी वजह से अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, बल्कि तीनों के ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे होता है, बाहर पॉजिटिव क्यों है ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, और अंदर नेगेटिव होने का क्या वजह है। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक तो ये क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज आपसे पूछेंगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। सो एक्शन पोटेंशियल कहते किसे हैं। सो एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि देखिए एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, दिस मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, और हम ये कह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि देयर वुड बी अ सडन रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। सडन रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि ये समझिए कि मेम्ब्रेन सडनली क्या होगा, अंदर की तरफ सोडियम रश करेगा और उसकी वजह से अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। इस प्रोसेस को आप कहेंगे डीपोलराइजेशन, इसको आपने क्या कहा है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। किसी वजह से ये होगा और इसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 के आसपास था वो शूट करेगा पॉजिटिव की तरफ। सो दैट मीन्स अगर ये
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 के आसपास था। सो हमने ये कहा कि अगर आपने एडिक्वेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस लगाया, जिसे थ्रेशोल्ड कहते हैं, अभी हम थोड़ी देर में इसकी चर्चा करेंगे, सो सडनली ये शूट करेगा, इट विल क्रॉस 0, इट मे रीच +30, +40 एंड दिस देन इट विल बी सडनली ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल स्टेट एज वेल। सो ये जो सडन स्पाइक प्रोड्यूस हुई है, जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है मिली सेकेंड्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, इसे हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और यही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना अलोंग द मेम्ब्रेन इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन ऑफ द इंपल्स। सो अब हमने ये कहा कि ये मेम्ब्रेन बहुत तेजी से क्या होगी? डीपोलराइज होगी, और फिर मिली सेकेंड्स के अंदर ही जो ओरिजिनल कंडीशन है पोलराइज्ड, वो क्या हो जाएगी? रीस्टोर हो जाएगी। और इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? रीपोलराइजेशन। सो जिस टाइम पर नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल एक ड्रामेटिक चेंज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, कुछ लोग इसको स्पाइक कहते हैं। ये मिली सेकेंड्स में होता है। मिली सेकेंड्स में एक्शन पोटेंशियल शूट करेगा, मिली सेकेंड्स में इसको वापस नॉर्मल वैल्यूज तक लेकर के जाएंगे। एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मिली सेकेंड्स में डीपोलराइज्ड होगी और मिली सेकेंड्स के अंदर ही क्या हो जाएगी? रीपोलराइज्ड हो जाएगी, ताकि अगले स्टिमुलस को रिसीव कर सके। ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं, ये एक तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, और अलग अलग प्लेसेस पर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी मदद से जो नर्व इंपल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होती है। सो अब देखते हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की क्या वजह है। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन वुड बी कि एक्शन पोटेंशियल किस लिए जनरेट हो रहा है। सो देखिए, अगर एक मेम्ब्रेन है, जैसा मैंने कहा कि इसमें बाहर एक्सेस ऑफ कैटायंस हैं, सो हमने कहा कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ कैटायंस हैं। सो मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कभी आपके पास टाइम हो तो फुल कोर्स वीडियो ज़रूर देखिए। सो मैंने ये कहा कि इसको डीपोलराइज करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल ऑल और नन प्रिंसिपल है। सो इसका मतलब ये है कि एक्शन पोटेंशियल अगर बन रहा है तो साइज ऑफ द स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम इतना स्टिमुलस जरूर चाहिए जो थोड़ा सा वैल्यू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की चेंज कर दे। सो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस है वो कम से कम इतना हो कि वो -70 वैल्यू को, से फॉर एग्जांपल -55 तक ले आए। सो इसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। मैंने मेन वीडियो में इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं ये चाहता हूं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, इसे आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे। किसी तरह से वो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक ले आए। अगर ऐसा हो गया तो मैंने जैसे आपको बताया था, ये +30 +40 तक जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस कितना था। सो दैट मींस इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द stimulus is at least threshold, action potential will be produced, or no action potential will be produced, it will be aborted. It will be aborted. अगर सब threshold अगर stimulus दिया गया तो ये चीज क्या हो जाएगी? abort हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये all और none principle आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, मान लीजिए आपने यहां पर threshold stimulus लगा दिया। सो आपने एक stimulus लगा दिया तो it will lead to the opening of the sodium channel. सो इस एरिया में हमने ये कहा कि सोडियम चैनल्स खुल गए। सो यहां पर हमने ये कहा कि सोडियम चैनल खुल गए, और सोडियम चैनल खुल गए तो आप समझ सकते हैं देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम अंदर आएगा। और इस लोकलाइज्ड एरिया में हमने ये कहा कि देयर विल बी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, जो मैंने पिछले डायग्राम में भी आपको बताया। सो मैंने ये कहा कि इसकी वजह से क्या हुआ कि इस एरिया में एक लोकलाइज्ड रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई। सो अब आप देखिए यहां पर अभी इस तरह से ही है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी ये ऐसे ही है और यहां अंदर नेगेटिव है। हमने ये कहा कि इस एरिया में आपने जब ये काम किया तो इस एरिया में ये जो पोटेंशियल है ये शूट किया, और यहां पर क्या जनरेट हो गया? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? क्योंकि ये इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से क्या हुआ? ये डीपोलराइजेशन हुआ। क्या हुआ? डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन की वजह क्या है? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल से क्या होता है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। और ये ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल किस लिए हुआ?
होगा क्योंकि आपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगा दिया। तो जिस पॉइंट पर आपने स्टिमुलस लगाया वहां पर हमने ये कहा कि लोकलाइज्ड करंट फ्लो हुआ और हमने ये कहा ये मेम्ब्रेन बहुत तेजी से क्या हुई, डीपोलराइज हुई। अब जो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई है उसे बहुत तेजी से क्या होना पड़ेगा, रीपोलराइज होना पड़ेगा। तो इस जगह पर अब जो सोडियम चैनल है, जब ये हो गया, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया, तो सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे और पोटाशियम चैनल खुल जाएंगे। सो याद कीजिए रेस्टिंग कंडीशन में मैंने आपसे कहा था थोड़े से पोटाशियम चैनल खुले हुए हैं। सो अब बाकी पोटाशियम चैनल भी खुल जाएंगे। देखिए आप डीपोलराइजेशन के लिए कैटायन अंदर लाए हैं, तो ये कंडीशन वापस कैसे रीस्टोर होगी, जो ये वाली कंडीशन है ये तब रीस्टोर होगी जब आप कैटायन को बाहर भेजेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये सोडियम आप अंदर लाए थे तो सोडियम को ही बाहर भेजिए। तभी मैं आपसे कह रहा हूं अगर थोड़ी सी दिक्कत रहती है तो प्लीज मेन वीडियो को देखिए। सो मैं ये कह रहा हूं कि आपने डीपोलराइजेशन एक कैटायन की वजह से किया, आपको रीपोलराइजेशन कैटायन को बाहर भेज करके करना पड़ेगा। और क्योंकि आपके पास अंदर पोटाशियम ज्यादा है तो आप इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम की वजह से क्या कर सकते हैं, रीपोलराइजेशन कर सकते हैं। सो हमने ये कहा कि ये जो रीपोलराइजेशन है ये किसकी, इसकी वजह क्या है, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। सो होता क्या है कि यहां पर ये और ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सोडियम चैनल क्या हो गए, क्लोज हो गए, और जो बचे हुए पोटाशियम चैनल्स हैं वो क्या हो गए, ओपन हो गए। और इस इवेंट की वजह से देयर इज इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम और ये पोटेंशियल वापस कहां पर आया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि अंडरशूट कर सकता है, इसे हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन, उसे किसी तरह से ठीक किया जाता है। लेकिन दो चीजें याद रखिए, डीपोलराइजेशन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, और रीपोलराइजेशन इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम, और उसकी वजह से रीएस्टैब्लिशमेंट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। और ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जमीन आसमान का अंतर है। अ वेरी गुड स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड कि जो मैं पहले बता रहा था वो ओरिजिनल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, अब जो मैं बता रहा हूं वो रीएस्टैब्लिशमेंट है आफ्टर डीपोलराइजेशन। इसमें मैंने सोडियम पोटाशियम पंप का इस्तेमाल नहीं किया है, ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए मैंने सोडियम पोटाशियम पंप का इस्तेमाल किया था। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसकी वजह से होता क्या है कि देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक। So there is a positive feedback. So it's a rare example of positive feedback. What is the rare example of positive feedback? This depolarization. So ये जो depolarization है positive feedback का rare example है। इसकी वजह से ये जो adjacent area है इसमें अब सोडियम चैनल खुल जाएंगे। So यहां पर इसकी वजह से मैंने क्या कहा कि कुछ स्पिक्यूलियर टाइप के सोडियम चैनल होते हैं वो खुल जाएंगे। और फिर आप समझ सकते हैं, इधर देखिए बड़े ध्यान से, फिर आप समझ सकते हैं कि यहां पर डीपोलराइजेशन हो रहा होगा इस एरिया में, यहां पर एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा और यहां पर रीपोलराइजेशन हो रहा होगा। सो यहां पर आप पोटाशियम बाहर भेज रहे होंगे तो यहां पर ये कंडीशन रीएस्टैब्लिश हो रही होगी। तब तक ये इंपल्स कहां पहुंच गई, पॉइंट बी पर पहुंच गई, जहां पर अब फिर ये लोकलाइज्ड क्या प्रोड्यूस हुआ है, डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस हुआ है। इसकी वजह से ये आगे जाएगा, फिर ये यहां पर इस तरह से हमने ये कहा कि देयर विल बी अ ड्रामेटिक रिवर्सल, एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और इस तरह से इंपल्स कंडक्ट होती है। अगेन हमने ये कहा कि ये एक तरह का ऑल और नन फिनोमिना है, मैक्सिमली काम करता है और ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगाया। सो मुझे उम्मीद है अब आपको अपनी एनसीईआरटी में जो एक डायग्राम बना हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि इस तरह से, और हमने ये कहा कि यहां पर जो कंडीशंस है वो जब यहां पर आगे डीपोलराइजेशन होगा तो यहां पर वो रीपोलराइजेशन की वजह से नॉर्मल कंडीशन रीस्टोर होती जाएगी और ये मेम्ब्रेन बहुत तेजी से एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट करेगी, नर्व इंपल्स आगे कंडक्ट होगा और ये मेम्ब्रेन बहुत तेजी से दोबारा एक तरह से पोलराइज्ड हो जाएगी ताकि अगले स्टिमुलस के लिए तैयार हो सके। सो ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि डीपोलराइजेशन की वजह क्या है या क्या चेंज आता है, पहले पॉजिटिव बाहर फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव वापस आ जाता है। तो आपसे चार्ज के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछेंगे कि ये सोडियम अंदर जाने की वजह क्या है। आपने कहा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगाया, सोडियम चैनल खुल गए, उससे क्या हुआ, एक लोकलाइज्ड डीपोलराइजेशन हुआ। क्या जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में ऑल और नन प्रिंसिपल किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, व्हाट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्टिमुलस। अगर एक्शन पोटेंशियल बन रहा है तो +30 +40 से ऊपर नहीं जाएगा, या तो सारी सोडियम चैनल खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, लोकली मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में ये चीज स्प्रेड होती है अलोंग द फाइबर, ये चीज क्या होती है, स्प्रेड होती है और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर के नर्व इंपल्स क्या होती है, कंडक्ट होती है। ये कुछ क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो
तो आपके कुछ डाउट्स ज़रूर क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।